इंटरनेशनल मीडिया का ट्रायल हुआ अल शिफा में कि हमास की टनल है कि नहीं। अंत में बात निकली कि हमास की टनल वहां नहीं है। उसके बाद इसराइल देखिए लगातार अल शिफा से पीछे हट रहा है। अभी तक जो है कुछ लोग उसके अंदर हैं, ज्यादातर टैंक्स पीछे हट चुके हैं और फोकस शिफ्ट हो गया है जेनिन की लड़ाई में, जेनिन जो कि वेस्ट बैंक में। अब आप देखिए ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर कि कहीं एक एक जगह हो रही है, फिर एकदम से यहां हो रही है, फिर एकदम से यहां हो रही है, फिर एकदम से वहां। ये इस तरह की जो वॉर्स होती हैं शायद ये दुनिया ने देखी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब एक समय मेडिवल एरा में ऐसी लड़ाइयां होती थी। ये मॉडर्न एरा में आमने से देखिए लोगों ने क्या इराक इन्वेजन देखा है। हालांकि अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई उसमें इस तरह की बात थी और उसके उसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वहां पर भी एसिमेट्रिक लड़ाई लड़ी। लेकिन वहां पर क्या था कि उसका जो टेरेन है उसमें पहाड़ हैं और पहाड़ और मैदान है, तो वो पहाड़ों से छुप के वो गुरिल्ला वॉर थी, क्लासिक गुरिल्ला वॉर। ये क्लासिक गुरिल्ला वॉर से भी एक कदम आगे। नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर। इजराइल और फिलिस्तीन के इस खूनी जंग को 42वां दिन आज है। लेकिन इस 42वें दिन में पूरे मुल्क ने, पूरी दुनिया ने जिस तरीके से इजराइल की क्रूरता देखी है, तो उसके झूठ को भी देखा है। उसके झूठ के साथ साथ हर उस प्रोपेगेंडा को देखा है कि जब हम भारत में मीडिया की बात करते हैं तो उसे गोदी मीडिया के लक़ब से उसकी झूठ को हम बताते हैं, दिखाते हैं और उसका मुखालफत करते हैं। लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के पूरे मुद्दे को जब हम देखते हैं तो हम वर्ल्ड मीडिया का भी वही नरेटिव देखते हैं। जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ नाइंसाफी हो रही है उसके बारे में खामोशी और इजराइल जीत रहा है, ये सारे के सारे नरेटिव हम देखते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमीरेश मिश्रा जी, जो कि ऑथर हैं, इतिहास को समझते रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी पूरी तरीके से वो अभी एक्टिव हैं। वो हर चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बीते कई दिनों से वो इसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका पल-पल न्यूज़ में स्वागत है और मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इज़राइल जीत गया है, ये जो लक़ब दिया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा, इसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं? क्योंकि अभी 2 दिन पहले जब हमने बात की थी, तब कहा गया कि संसद पे कब्ज़ा हो गया है। कहीं ये उसी तरह तो नहीं है? देखिए बात वही है जो हमने आपको जो 2 दिन पहले बात हुई थी उसमें ये बात थी कि भाई गाजा की संसद उस तरह से ऑपरेट ही नहीं करती है। उसमें वो लेजिस्लेचर एक बिल्डिंग्स है वहां, उसको उन लोगों वो खाली है, वो वहां कोई है ही। तो अभी आप देखिए क्या हुआ है कि जब हम लोग बात कर रहे थे उस दिन अल शिफा की घटना होती है। हाँ। अल शिफा आप देखिए तो गाजा के अंदर है हुँ। और गाजा के अंदर वो करीब आप गाजा 40 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर वाइड है। तो आप इसराइल बॉर्डर से चलिए तो उसकी जो ये चौड़ाई के हिसाब से तो अल शिफा हॉस्पिटल मेरे ख्याल से 5 या 7 किलोमीटर बाद आ जाता है। अल शिफा हॉस्पिटल में इसराइल के सैकड़ों, करीब 400 से 500 सैनिक उन्होंने घेरा और उन्होंने उसमें वहां टैंक तक ले गए, सब कुछ हुआ। ये कहा गया कि हमास ने उसमें अंडरग्राउंड टनल बना रखी है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अब आप सोचिए, हम वहां तक जो इजरायली सैनिक पहुंचे वो हमास ने जाने दिया उनको। हुँ। हमास की ये टैक्टिक्स थी, ये थी कि ठीक है तुम जाके देखो अगर हमारी वहां टनल्स हैं कि नहीं। जैसे मैंने कहा वहां एक टनल थी जो इसराइल ने बनाई थी 1983 में, जब गाजा पे उसका पूरा कब्जा था। और गाजा 2006-2007 से हमास के पास है। तो अब क्या है कि वहां तक, अब सोचिए ये लड़ाई का नेचर है। अब लड़ाई का नेचर ऐसा है कि बहुत लोग इसको कुछ तो, ज्यादातर लोग मूर्खतावश और काफी कुछ लोग जानते नहीं हैं इस तरह की जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, असममित वॉरफेयर होती है, वो क्या होती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि इधर 500 सैनिक हैं, इधर 500 सैनिक हैं और आपस में गोली चल रही है और किसी ने उसको हरा दिया, नहीं। ये बहुत ही बड़े, जैसे आप एक अनइवन सा उतार चढ़ाव वाला पहाड़ देखिए, बहुत मतलब जिसमें एकदम से ढलान है फिर ऊंचान है। ये इसमें बहुत इस तरह की, अब देखिए अल शिफा में हमास जाने देता है, अल शिफा तक इजरायली जाते हैं।
दिन भर वहां पर वो क्रूरता करते हैं, वो वहां पर मरीजों को बाहर नहीं जाने देते, कुछ मरीज बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उनपे इजरायली स्नाइपर्स गोली चलाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, अंदर वो जुल्म करते हैं। अल शिफा के अंदर से जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, वो बार बार कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ इसराइल बर्बाद कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद इसराइल कुछ चीजें प्लांट करके मतलब जो बाद में प्लांटेड निकली, लैपटॉप और कुछ हथियार भी दिखाते हैं, जो कि खुद वेस्टर्न मीडिया ने उसको नकार दिया। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी देर तक गाजा के अंदर इसराइल रहा, मतलब इजरायली सेना रही। अल शिफा हॉस्पिटल से जब उसके बाद वो निकले, उसके बाद वहां रेजिस्टेंस ने उनको घेर के मारा। उसके बाद रेजिस्टेंस ने उनको वहां घेर के मारा। अब तक अगर हम सारे सिनेरियो को देखें तो ये सवाल लगातार उठ रहा है जब से इजराइल अल शिफा में घुसा है, तो उनका ये कहना है कि उन्होंने तो अल शिफा पर ही कब्जा कर लिया है। तो कितनी सच्चाई है इन दावों में? क्योंकि अब हर किसी का कहना है कि अल शिफा को लेकर, अल शिफा की तबाही को लेकर, बच्चों की आती जो जिस तरीके की तस्वीरें आ रही थी, उसके बाद जब इजराइल ने उस पर कब्जा कर लिया तो फिर बचा ही क्या? नहीं नहीं, यही मुझे जो है समस्या होती है, हंसी आती है। इसराइल ने मतलब आप ये बताइए कि कोई मतलब यहाँ से आके कोई घुसे और वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली पे कब्जा कर ले, और जहां से वो घुसा है, मान लीजिए कोई भी फौज ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, कुछ भी, तो जहां से वो घुसा है अमृतसर से लेके और एम्स तक, वो पूरी सड़क में क्या उसका कब्जा होता चल, मतलब ये इस तरह की बातें जो हैं मुझे समझ में नहीं आती हैं। भाई वहां पर एक लुका छुपी लड़ाई चल रही है, वहां पर असम्मित लड़ाई, एसिमेट्रिक वॉर चल रही है। वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है कि आमने सामने इस तरह से लड़ाई हो रही है। वहां पर घात लगा के मारा जा रहा है। इजरायली भी घात लगा के मार रहे हैं, घात लगा के शिकार होता है। आप जानती हैं कि घात लगा के, एम्बुश करके, वेट करके उसमें वो करते हैं। अब ये स्ट्रेटजी आप देखिए, अल शिफा में इजरायली टैंकों को घुसने दिया गया। उसके बाद लेकिन क्या हुआ? अल शिफा पे क्या इजरायली झंडा लहरा है, लहरा रहा है? अरे हम मान लें, अच्छा उन्होंने लहरा भी दिया, हालांकि ऐसा वो उन्होंने किया नहीं, वो एक पर्पज के लिए उनको वहां तक जाने दिया था। उसके बाद वहां पर पूरे इंटरनेशनल मीडिया का ट्रायल हुआ। ये असली मकसद ये था, इंटरनेशनल मीडिया का ट्रायल हुआ अल शिफा में, कि हमास की टनल है कि नहीं। अंत में बात निकली कि हमास की टनल वहां नहीं है। उसके बाद इसराइल देखिए लगातार अल शिफा से पीछे हट रहा है। अभी तक जो है कुछ लोग उसके अंदर हैं, ज्यादातर टैंक्स पीछे हट चुके हैं, और फोकस शिफ्ट हो गया है जेनिन की लड़ाई में, जेनिन जो कि वेस्ट बैंक में। अब आप देखिए ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर, कि कहीं एक एक जगह हो रही है, फिर एकदम से यहाँ हो रही है, फिर एकदम से यहाँ हो रही है, फिर एकदम से वहां, ये इस तरह की जो वॉर्स होती हैं शायद ये दुनिया ने देखी नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब एक समय मेडिवल एरा में ऐसी लड़ाइयां होती थी। ये मॉडर्न एरा में आमने से देखिए, लोगों ने क्या इराक इन्वेजन देखा है। हालांकि अफगानिस्तान में जो लड़ाई हुई उसमें इस तरह की बात थी, और उसके उसमें अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि वहां पर भी एसिमेट्रिक लड़ाई लड़ी। लेकिन वहां पर क्या था कि उसका जो टेरेन है उसमें पहाड़ हैं, और पहाड़ और मैदान है, तो वो पहाड़ों से छुप के वो गुरिल्ला वॉर थी, क्लासिक गुरिल्ला वॉर। ये क्लासिक गुरिल्ला वॉर से भी एक कदम आगे, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। इसमें जो है मतलब कभी आपको लगेगा बेंगलोर आप जीत गए, उधर उन्होंने चंडीगढ़ ले लिया, मतलब ये इस तरह की चीज है। आपको लगेगा आप कलकत्ता जीत गए, उन्होंने मतलब बॉम्बे ले लिया। तो ये ऐसी पूरी सिचुएशन में जो लड़ाई होती है वो बहुत ही लंबी घिसाव थकाव की लड़ाई, जिसको हम लोग कहते हैं घिसाव थकाव की लड़ाई। कौन पहले थकेगा? आपने बॉक्सिंग ड्यूल्स देखे होंगे, रेसलिंग ड्यूल्स देखे होंगे, जिसमें बहुत एक समय तक जो है एक दूसरे को थकाते हैं लोग वार करने के पहले। तो और वो तो फिर भी एक इवन टेरेन है, यहाँ बिल्कुल अनइवन टेरेन है। यहाँ पर कब कहाँ क्या हो जाए, कौन किसको कहाँ मार दे, ये बात बिल्कुल साफ नहीं है, ना पहले से तय है, ना दोनों को पहले से पता है। यहाँ पर ये भी, यहाँ अच्छा अल्टीमेटली क्या है कि किसकी विल पहले टूटती, किसका मनोबल पहले टूटता है, यहाँ पर ये है। गाजा में अभी भी सच्चाई ये है कि 1 इंच भी जमीन
इजराइल डिफेंसिबल पोजीशन नहीं बना पाई, क्योंकि देखिए इजराइल के साथ समस्या क्या है, हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस तो वो है ही गुरिल्ला फोर्स और अदृश्य रहती है, और उसके लिए इस तरह की वॉरफेयर उन्होंने सालों से ट्रेन की है। इजराइल लेकिन अपने को गुरिल्ला आर्मी नहीं ना, वो तो कहता है हम देश हैं, हम देश है, हमारे पास भारत और पाकिस्तान और तमाम देशों की तरह सेना है। तो वो सेना जो है वो पहले कुछ उसको दिखाना पड़ेगा ना कि हम यहाँ अंदर घुसे, हमने गाजा के इतने हिस्से को कब्जा कर लिया, आज 5 किलोमीटर की, कल 10 किलोमीटर की, परसों 15 किलोमीटर की। तो उसको ये इसराइल के ऊपर है, यहाँ पर पूरा द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन इसराइल, इट इज नॉट ऑन हमास। वही, और इसराइल को ये दिखाना है कि उसने, मतलब ये इस तरह का ट्रैप है देखिए, साइकोलॉजिकल भी मिलिट्री भी। इसराइल को ये प्रूव करना है कि उसने गाजा, अच्छा वो अंदर जाके वापस आते रहे, वो ऐसे वो क्या, वो तो 2006 से 7 से ऐसे कई बार, इसको रेड कहते हैं इसराइलीज। अल शिफा को भी देखिए, अगर आप ऑफिशियली सुनिए, आईडीएफ को सुनिए, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, और उसने कभी नहीं कहा कि हमने अल शिफा पे कब्जा कर लिया, उसने, ये मीडिया का कहना है। वो हमेशा उसने कहा रेड है। अच्छा रेड क्या होती है, रेड का मतलब आप जानती हैं, पुलिस आई आपके घर, रेड की चली गई, उसके मतलब पुलिस ने कब्जा कर लिया आपके घर। तो सवाल यहाँ पर ये देखिए, और कई बार तो इजरायली जो हैं बुलडोजर, वो अंदर घुसते हैं, कुछ घर डिमोलिश करते हैं, उसके बाद उन पे हमला होता है, वो उड़ जाते हैं। इस तरह की चीजें भी लगातार हो रही हैं। मैं फिर से ये कहूंगा कि इस बार अपनी मतलब क्योंकि देखिए मेरी जो किताब वॉर ऑफ सिविलाइजेशन है वो एक्चुअली मिलिट्री हिस्ट्री है। हाँ। उसमें मैंने, क्योंकि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 10 साल करीब लड़ी गई 1857 की लड़ाई, 1867 तक, और कई ट्रेन्स पे लड़ी गई, मतलब वहां तो ऐसा था कि, तो इसलिए मुझे ये समझदारी है कि जो एक एसिमेट्रिक वॉर होती है, 1857 भी एसिमेट्रिक थी, जिसमें आमने सामने की भी लड़ाइयां थी, लेकिन इस तरह की भी लड़ाई लुकी, ये लुका छुपी की थी, घात लगाने की थी, और गुरिल्ला वॉर भी थी, लेकिन गुरिल्ला वॉर से एक कदम आगे की भी बात थी। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इस चीज को देखिए अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि ये गुरिल्ला वॉर से एक कदम आगे, क्योंकि गुरिल्ला वॉर में जैसे क्यूबा में हमने देखा या अफगानिस्तान में हमने देखा, फिर भी एक 10, 15, 20, या जैसे माओवादी यहाँ पर करते हैं, 15, 20, 25 लोगों की यूनिट होती है मोबाइल, वो एक जगह हमला करती है, फिर दूसरी जगह करती है चीजें। यहाँ एक 10, 15 लोगों की यूनिट नहीं है, यहाँ 2, 3 लोग हैं जो कहीं पर हमला करके पीछे हटते हैं, फिर वो जाके किसी और उसमें चले जाते हैं, उनकी जगह कोई और आ जाता है। ये चीज हो रही, इसको बहुत धैर्य से और धीरे से समझने की जरूरत जी। इस पूरे गोरिल्ला वॉर की जो एक कदम आगे बढ़ी है, गुरिल्ला वॉर से एक कदम आगे, गुरिल्ला एक वॉर कदम आगे प्लस। बढ़ी है जी। इसमें इसमें ये चीज जानना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार व्यूअर्स हमसे ये जानना चाहते हैं, जैसे बलाटा, जो बलाटा ब्रिगेड है, जेनिन ब्रिगेड है, अभी ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक इजराइल ने कब्जा कर लिया है। कल रात ऐसा हमला हुआ कि जो जेनिन ब्रिगेड था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उसके सारे सैनिक शहीद हो चुके हैं। और ये है कि वॉर की तरफ से आ रही खबरों को यकीन करना मुश्किल होता है जब तक सामने वाला सबूत पेश नहीं करता। और अब इजराइल की खूबसूरती ये है कि वो बस झूठे सबूत पेश करके अपने आप को राजा बताने की कोशिश करता है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो अलग अलग मोर्चों पे लड़ी जा रही ब्रिगेड द्वारा जो लड़ाई है, वो कौन कौन से हैं, कैसे उनको समझा जा सकता है? और जिस तरीके से अभी जेनिन ब्रिगेड की बात आ रही है कि वो खत्म हो चुका है, सब लोग मर चुके हैं उसके, और वेस्ट बैंक पर भी इजराइल ने अपना झंडा फतह कर दिया है, तो कैसे देखा और समझा जा सकता है सर? देखिए जेनिन जेनिन ब्रिगेड कुछ कोई है ही नहीं कुछ। जेनिन ब्रिगेड, हालांकि हमास के आप उस पे जाइए तो जेनिन ब्रिगेड का नाम आपको दिखेगा, लेकिन वो जेनिन ब्रिगेड जो है वो खत्म हो गई है, नहीं खत्म हो गई है, वो नहीं बन जाएगी जेनिन ब्रिगेड। जेनिन ब्रिगेड ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदुस्तान की पंजाब रेजिमेंट है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या इसराइल की गिवाती ब्रिगेड है, या गाजा ब्रिगेड थी जो नष्ट हो गई ये 7 अक्टूबर को। सैनिकों का जमावड़ा नहीं कुछ, वो ब्रिगेड जो है वो उन्होंने नाम देखिए कम से कम 7 पैलेस्टीनियन फैक्शंस लड़ रहे हैं, इसके लिए एक अलग हम लोग को प्रोग्राम करना होगा मेरे ख्याल से, जिसमें मैं आपको बताऊंगा हर एक कौन कौन सा फैक्शन है।
वो मिलकर लड़ रहे हैं, वो अस्थाई ब्रिगेड बनाते हैं, अस्थाई, वो अस्थाई ब्रिगेड बनाते हैं। एकदम से कुछ फैक्शन साथ आके किसी मौके पे करते हैं, फिर वो बिखर जाते हैं। अब उनको आप कहीं, अच्छा जेनिन में देखिए क्या हुआ। जेनिन में अभी तक की जो रिपोर्ट है, 2 फिलिस्तीनी शहीद हुए और 4 इजरायली गए। अभी मैंने वीडियो डाला है अपने ट्विटर अकाउंट पे @misra_अमरीश पे, कि वो वहां पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि इजरायली जो सैन्य वाहन है उस पे इन लोगों ने अटैक किया और वो पूरी तरह से उड़ गई, उसमें 4 सैनिक थे, बिल्कुल क्लियर। और इसराइल भी अब इस चीज को देखिए, वो जो ऑब्वियस चीजें हैं वो मान लेता है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी आप ऐसी बात सुनिए, देखिए हमास भी ये जानता है कि दुनिया को समझ में नहीं आती एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये हमास जानता है और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस भी जानता है। तो वो इस तरह से वो भी खेल रहे हैं। वो भी आपके सामने ऐसे शब्द रखेंगे, जेनिन ब्रिगेड, गाजा ब्रिगेड, ब्रिगेड, वो एक अस्थाई है, वो सब अस्थाई होता है, उसमें कुछ भी स्थायी, क्योंकि उनको आप ठीक से फॉलो करिए तो वो जिस तरह की लड़ाई, अच्छा ये शुरू से ही हमास ने कह दिया था, जो अबू उबैदा उनके स्पोक्स पर्सन है, लोग ठीक से गंभीरता से पढ़ते नहीं है। उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा था कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर है और इसको दुनिया कई सालों स्टडी करेगी। दीज वर इज एग्जैक्ट वर्ड्स, इट्स एन एसिमेट्रिक वॉर एंड द वर्ल्ड विल स्टडी इट फॉर इयर्स टू कम। इमेजिन, अब कोई सोच नहीं सकता, बड़े बड़े मिलिट्री हिस्टोरियंस दुनिया में बैठे हैं भाई, अभी एक चैनल चल रहा है टीवी पे और हिस्ट्री चैनल चल रहा है, वॉर चैनल्स चल रहे हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी कहानियां, उनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनका क्या मुंह रह गया जब उनको यही समझ अब आप सोचिए। तो वो तो जिसको दबाने की कोशिश करेंगे ना, वो तो जिसको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो 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 फाइटर है, जो इस चीज को समझता है, जो जमीन पर लड़ रहा है, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है, और वो आप तरह से करके भी रहा है। वो सीधे तौर पे आपको, और वो अभी क्या जेनिन ब्रिगेड, क्या अभी आपको कोई इजराइल की किसी शहर की, किसुफुम जैसे है, किसुफुम जो कुछ समय के लिए ये कब्जा भी किया था हमास ने 7 अक्टूबर को, तो एक दिन वो आपको दिखाएगा कि वो किसुफुम ब्रिगेड बन गई। अब वो एक साइकोलॉजिकल, वो उसने कोई या कोई इसराइल के अंदर का कुछ इलाका तेल अवीव ब्रिगेड बना दी, वो करेंगे ये। देखिए ये पूरा एक मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी लड़ाई चल रही, लेकिन इसको मेरे ख्याल से जो समझने की बात है कि, और मेरे ख्याल ये सही बात है कि जब भी कोई नई चीज आती है, जब भी कोई नई चीज आती है, जैसे 1949 में या 1947 में भारत आजाद हुआ, उसको भी लोगों ने नहीं समझा कैसे आजाद हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो केवल एक तरह के असहयोग आंदोलन से, हालांकि उसका उसका मेजर रोल था, लेकिन केवल वो भी बड़ी एसिमेट्रिक तरह से हुई थी। कई फ्रंट पे लड़ाई चल रही थी, असहयोग आंदोलन चल रहा था, सुभाष चंद्र बोस आर्म स्ट्रगल चला रहे थे, इधर अपने जो कुछ सोशलिस्ट ग्रुप्स हैं वो अलग कर रहे थे, कम्युनिस्ट ग्रुप अलग जो है वो सामंत विरोधी अपराइजिंग कर रहे थे, बहुत बहुत तरह से वजहों से रेस गए। 1949 में चाइना आजाद हुआ, क्यूबा की क्रांति हुई 1959 में, फिर उसको लोगों ने 10-15 साल बाद समझा। मैं फ्रीडम, ये मतलब फ्रीडम एट मिडनाइट किताब जो है डोमिनिक लेपेल की, वो काफी साल बाद आई, जिसमें उसने समझने की कोशिश की, आज तक समझने की कोशिश हो रही है कि भारत की आजादी का आंदोलन का क्या नेचर था। तो जो आजादी के आंदोलन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, और इसमें भी आप देखिएगा कि आप जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस मैसेज दे रहा है वो ये भी दे रहा है कि जो दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं, ये उनके वर्ड्स है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं ये मेरी हमारे युद्ध का हिस्सा। देखिए, अच्छा दुनिया में प्रदर्शन क्या हो रहे हैं, दुनिया में प्रदर्शन केवल गाजा में वॉर एंड करो, शांति लाओ, इसके प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं केवल फिलिस्तीन। प्रदर्शन। हाँ नहीं, फिलिस्तीन के और एक और हो रही कि जैसे एक एक एबिट नाम का जो वॉर वेपन्स मैन्युफैक्चरर है बहुत बड़ा इंग्लैंड में, जो इसराइल ओन करता है एक तरह से, इसराइल के बहुत सारे वेपन्स वहां बन के जाते हैं, उसके प्रोडक्शन को हॉल्ट कर दिया वहां के किसने, इंग्लैंड के वर्किंग क्लास। आयरलैंड में पूरी सरकार उनके साथ है, आयरलैंड अपनी तरफ से जो भी थोड़ी बहुत इसराइल को मदद, उसकी मतलब ट्रेड वगैरह के माध्यम से वो सब बंद कर चुका है। कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ने इसराइल पे
सैंक्शंस लगा दिए, जो वहां से खासतौर पे फल वगैरह जो आते थे लैटिन अमेरिका से, तो वो उस पे जो है सैंक्शंस लग चुके हैं। जो इजरायली कंपनीज बाहर हैं उन पे हमले हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आया था कि बीबीसी पे, जब बीबीसी के लोग क्योंकि बीबीसी ने शुरू में बड़ी प्रो इजराइल पोजीशन ली थी, बीबीसी के लोग जब काम करने पहुंचे तो उनको चारों तरफ पूरा खून से रंगा था उनका ऑफिस, किसी ने रात को स्प्रे कर दिया और उनको मतलब 3 दिन लगे उसको साफ करने, तो उसी में उनकी हालत खराब हो गई। उसके बाद उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया, वो हमास को टेररिस्ट कहना बंद कर दिया, हाँ मिलिटेंट्स कहने लगे। हाँ तो अब आप देखिए, तो ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों स्तर पे लड़ाई चल रही है और इसके बहुत सारे आयाम हैं। सर इसी के साथ एक एक अलग ही तरीके का हम सारी चीजों को देख रहे हैं। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये जो जंग थी, जो फिलिस्तीन इजराइल की तरफ हम देख रहे थे, अब कहीं ईरान की तरफ वो खिसकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि स्टैंड की बात करें, पूरा पॉलिटिक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो जंग है वो कहीं ईरान की तरफ आगे बढ़ती हुई जा रही है और ये धीरे धीरे पूरी दुनिया इसकी चपेट में आएगी। जी बिल्कुल, ये तो देखिए एक बात साफ है कि जिस तरह से वहां पर अभी भी इजराइल को 3 फ्रंटों पे लड़ना पड़ रहा है, गाजा, वेस्ट बैंक और तो हिजबुल्लाह से लड़ाई चल रही है लेबनान और इजराइल बॉर्डर पे। और हिजबुल्लाह ने काफी नुकसान इजराइल को पहुंचाया है। रोज आप देखिए तो हिजबुल्लाह की जो कम्युनिकेशन है, और इजराइल मानता भी है कि 120 150, अब तो मेरे ख्याल से करीब 200 इजरायली सैनिक हिजबुल्लाह मार चुका है। और वहां पर जो, जैसे मैंने कल भी कहा, वो परसों भी कहा था कि 65,000 सेटलर्स जो लेबनान बॉर्डर पे रहते हैं वो वहां से हट चुके हैं, पूरा खाली हो चुका है। तो ये इसराइल के लिए बहुत बड़ा धक्का है। तो ये 3 फ्रंट हो गए। उसके बाद चौथा फ्रंट यमन। अब यमन में क्या है कि उधर अमेरिका की एक फ्लीट आई हुई है। आप तो अमेरिका ने फ्लीट एक अपनी भेजी थी इसराइल की मदद के लिए। यमन से ड्रोन, अब यमन के आप ज्योग्राफी देखिए, बीच में समुद्र है, तो यमन ने वहां से 2-3 बार मिसाइलें दागी है इसराइल की तरफ, जिसको यूएस एयरफोर्स ने इंटरसेप्ट किया है। यमन ने कहा है कि यूएस इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, अगर यूएस हस्तक्षेप करेगा तो हम यूएस के खिलाफ भी वॉर डिक्लेयर करने की बात कर सकते हैं। क्योंकि कुछ दिन अभी देखिए, 2 साल पहले यमन में सऊदी अरेबिया और यूएस ने कोलिशन बनाया, यमन पे हमला किया, जो जब जब वहां पर हूथी सरकार आई थी, और लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा। मतलब वो पूरी लड़ाई एक तरह से वो कोलिशन हार गया, क्योंकि यमन में हूथी सत्ता में है, वहां से सऊदी अरेबिया को अपनी पूरी फौज हटानी पड़ी, और अमेरिका भी उसमें कुछ नहीं कर पाया। तो अमेरिका इस समय जो है वो यमन के ड्रोन इंटरसेप्ट कर रहा है, और जो आर्म ड्रोन, मतलब जिन जिन ड्रोन में मिसाइल लगी है, और जो जाके सीधे इसराइल को मारेंगे। अब कब तक वो ऐसा करेंगे, क्योंकि एक समय आएगा। अच्छा, चाइना और रशिया और सब इस तरह की फोर्सेस, ईरान के अलावा, ईरान तो देखिए शुरू से ईरान की एक पोजीशन है फिलिस्तीन के पक्ष में। टर्की की भी देखिए अभी लगातार एक बात आ रही है, और टर्की अगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व जैसे जैसे ज्यादा होगा, वैसे देखिए एक एक पूरी कड़ी है। हमास, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, सीरिया, टर्की, ईरान, ये पूरा जो आपका वो है, एक एक सीरीज है। ये सारे लोग इस वॉर में ऑलरेडी किसी न किसी स्तर पे इन्वॉल्व है। ये ऑलरेडी ये लोग इन्वॉल्व। उधर यूएस, आप जानते हैं यूएस खुल के इसराइल की मदद कर रहा है, यहाँ तक कि जो बहुत सारे बॉम्ब्स जो गिराए जा रहे हैं गाजा पे, और वो यूएस मेड है। तो जो हमास और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के जो वो आते हैं, जो उनके बयान आते हैं, उनमें वो लोग लिखते हैं कि यूएस इसराइल, मतलब यूएस फंडेड बॉम्ब्स किल्ड सो मेनी पैलेस्टीनियंस। तो वो यूएस को भी उतना ही बड़ा दुश्मन मान रहे हैं इस समय। और ऐसी स्थिति में अच्छा, फ्रांस में देखिए, फ्रांस में एक अंदरूनी संघर्ष छिड़ गया है। बल्कि आपको पता है यूएस में छिड़ गया। करीब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के 200 लोग हैं, जो जैसे वहां पर आईएएस पीसीएस नहीं होता वहां, मतलब आईएएस जैसा एग्जाम नहीं होता है वहां पर, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करता है जो जो सरकार चलाते हैं, जो सेक्रेटेरिएट होता है। तो जो बाइडेन का सेक्रेटेरिएट है, कि 2 लोगों ने चिट्ठी लिखी कि अपना डिसेंट, उन्होंने उन्होंने बताया कि जो आप पॉलिसी इसराइल फॉलो कर रहे हैं, एक छत समर्थन, उस वो हम उसका विरोध करते हैं। अब बताइए,
मतलब जो इंडिया का सेक्रेटेरिएट, इंडिया कहीं कुछ ऐसी चीज कर रहा हो और पीएमओ से और पूरे वहां से जो जो आपका नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है वहां से चिट्ठियां आने लगे कि हम आपके साथ नहीं है, वैसी स्थिति हो गई। तो यूएस भी देखिए एक अंदर से वहां भी, अच्छा वहां की जनता नहीं चाहती है कि एक मतलब क्योंकि वो देख चुके हैं 2004 से इराक वॉर, अफगानिस्तान वॉर, बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे अमेरिकन मारे गए। वो नहीं चाहते हैं कि कोई कॉस्टली वॉर में जाए। इनफैक्ट इसराइल को जो समर्थन भी अमेरिका कर रहा है उसका भी विरोध है, यूक्रेन को जो समर्थन कर रहा है उसका भी विरोध है, सारी चीजें हैं वहां पर। तो इसलिए ये ऑलरेडी एक एक दुनिया का एक मतलब, इफ इट इज नॉट अ वर्ल्ड वॉर राइट नाउ, इट इज डेफिनेटली अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। ओके। ये बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, नहीं नहीं इसी के साथ एक सवाल मेरा आपसे ये है, और ये मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से हम वीडियोस देख रहे हैं कि कब्जा होने की बात तो की जाती है, लेकिन अब इजराइल को जो 25% जो पिछले 4 से 5 दिनों में जो जंग लड़ी गई है उसमें 25% क्लेम किया गया है कि इजराइल के जो टैंक्स है वो तबाह कर दिए गए हैं और अब उन्हें जेसीबी से उठाना पड़ रहा है। और जो हमास जंग लड़ रहा है वो देसी बमों से लड़ रहा है, जो उनके खुद के हथियार है उससे लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाए सर कि ये इजराइल की अपने आप को पूरी तरह से शहंशाह कहना, अपने आप को ये कहना कि हम दुनिया में सबसे बड़ी सेना है, हम सबसे बड़े हथियारों के शहंशाह हैं, वो कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए जाल में फेल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो तो देखिए 7 अक्टूबर को फेल होगी। 7 अक्टूबर को क्या हुआ अभी तक लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो गाजा के चारों तरफ फेंसिंग है, जो इसराइल जो मतलब जहां पर हमास ने अटैक किया 7 अक्टूबर को, तो वो जो फेंसिंग है उस फेंसिंग में सेंसर्स लगे हैं, वहां पर मिसाइल्स फिट हैं। वो ऐसे ऑर्डिनरी फेंसिंग नहीं है। वो और उसका कंट्रोल, वो सब रिमोट कंट्रोल था। वो इसराइल के अंदर से रिमोट कंट्रोल होता था, उसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? पहले हमास ने जो आयरन डोम है उसको भेजा, 4,000 रॉकेट दिए 20 मिनट के अंदर। उसके बाद उन्होंने ड्रोन से, जहां से वो रिमोट कंट्रोल फेंसिंग के वेपन्स होते थे जो जो फेंस में लगे थे, उनको वहां पर उनको डिस्ट्रॉय किया ड्रोन से। उसके बाद इसके लड़ाके फेंस को बकायदा बाय फोर्स उसको तोड़ के अंदर घुसे। तीसरी बात पैराग्लाइडिंग, जो पैराग्लाइडिंग करके जो, ऐसा कभी आपने किसी ने भी वॉर में नहीं देखा है। ये बड़ा इनोवेशन है कि मतलब आपके पास हवाई सेना नहीं है, हमास के पास एयरफोर्स नहीं है। हालांकि उनके पास छोटी मोटी नेवी है जो मतलब वहां पर अपनी उसकी स्पीड बोट्स हैं, वो वहां से वो भी हमला करते हैं, लेकिन एयरफोर्स नहीं है। एयरफोर्स के बदले उन्होंने पैराग्लाइडर्स को, जो मशीन गन हाथ में लिए थे, वो पैराग्लाइड करके वो वहीं पर इसराइल के अंदर घुसे, लैंड किए, और लैंड करने के बाद उन्होंने गोली चलाई। इसीलिए आप देखिए कि 319 इसराइली सैनिक, अब जो इसराइल ने एडमिट किया है, मेरी खबर है 500 के ऊपर। गाजा ब्रिगेड जो है थी वो खत्म हो गई, 5,000 से ज्यादा सैनिक थे उसमें। वो उसके जब 300 सैनिक विद इन 3-4 आवर्स मार दिए गए, तो पूरी ब्रिगेड सरेंडर वहां से निकल गई, खत्म हो गया। फिर इनको एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ी, अपने लोगों को मारना पड़ा, जो बहुत सारी और चीजें करनी थी। और हमास का भी इरादा अभी इसराइल पे कब्जा करना नहीं था, उसको तो ये था कि हम एक शॉक देके इसराइल की जो इनविंसिबिलिटी है, ये जो आपने बात की, जो हथियारों का शहंशाह अपने को कहने का जो दम्भ है, उसको हम तोड़ेंगे। और उसको तोड़ दिया उन्होंने 7 अक्टूबर को। अब कभी, मतलब 100 साल तक इसराइल ये नहीं कह सकता कि हम दुनिया की एक बड़ी सैन्य ताकत है, कि आपको लोकल गोरिल्लाज ने लोकल मेड वेपन से, यासीन 105, तो आप सोचिए इसराइल के पास ऐसे हथियार हैं जो 10,000 मीटर तक, 20,000 मीटर तक वार कर सकते हैं। और हमास लड़ रहा है ऐसे हथियारों से जो 100-150 मीटर पे वार करते हैं। इस समय ऑलरेडी उनका एक एक बना बनाया एक अपना उनकी इमेज, वो बुरी तरह से शैटर हुई है अभी, मतलब 7 अक्टूबर को हुई। उसके बाद अभी तक भी का भी जो घटनाक्रम है उसमें भी यही दिखा है कि उनके पास कोई ऐसी नई चीज वो नहीं पैदा कर पा रहे हैं
स्ट्रैटेजी के लेवल पे, टैक्टिक्स के लेवल पे या वेपनरी के लेवल पे जो हमास को या पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को झुकाने में सफल। इस तरह की कोई चीज नहीं।